हेलो बच्चों, आपकी नई क्लासेस शुरू हो गई है। इसी के साथ हम भी अपना सिलेबस शुरू करते हैं। आज हम फिजिक्स में फिजिक्स 12th में चैप्टर 1 शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हमको क्या पढ़ना है? शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक को एक एक करके स्टडी करेंगे। बस आप बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको काफ़ी सारी नॉलेज काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगी। सबसे पहले हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है। चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक क्या होती है और उसका फील्ड क्या होता है। देखो बच्चों, आपको कई बार महसूस हुआ होगा, इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है, हल्का शॉक होता है, कभी भारी शॉक होता है, तो वो हमको फील होता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तो खैर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही है, पर आपको नेचुरल भी कभी ना कभी फील होता रहता है इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे आपको टीवी के ऊपर अगर आप उसकी स्क्रीन के ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखो, जब हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, और चार्ज होना चाहिए रेस्ट में। किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है और वो उस बॉडी पे मूव नहीं कर रहा है, एक ही पोजीशन पे बना हुआ है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसमें जो भी उसके फॉर्मूले कैलकुलेशन वगैरह जो करेंगे, उस टॉपिक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर 1 के अंदर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ना है, मतलब चार्ज की पोजीशन को हम फिक्स मान के सारी कैलकुलेशन, उससे बनने वाले फील्ड या फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। चार्ज बॉडी फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी के ऊपर, उसका फील्ड कितना होता है, मतलब किसी चार्ज बॉडी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो स्पेस है, उसमें वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। वो पोटेंशियल कितना है, मतलब एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होती है, तो एक चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी होती है, उसके एनवायरनमेंट में कितनी एनर्जी होती है, उन सबको हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इस टॉपिक का नाम अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह देते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहती हैं। और अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे बॉडी के अंदर, खैर अपने आप तो मूव नहीं करता है, हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको मूव कराने के लिए, तो वहाँ पे करंट बनना शुरू हो जाता है। उस करंट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और वो पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हमें फोकस रखना है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जब चार्ज रेस्ट में होता है। पर उससे पहले चार्ज होता क्या है। देखो बच्चों, चार्ज जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास की तरह। एक बॉडी के पास सिर्फ दो ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक मास और एक चार्ज। मास क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और वो सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्ट ही कर सकता है। पर चार्ज के केस में क्या होता है? चार्ज यहाँ पे अट्रैक्शन भी लगा सकता है और रिपल्शन भी लगा सकता है। ठीक है, वो कैसे लगाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बॉडी को चार्ज बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या चार्ज एक बॉडी होती है तो कैसे हो जाती है। अब देखो, एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। एक हर बॉडी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, हमें सिर्फ यहाँ पर फोकस रखना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि एक बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है या गेन कर सकती है। अगर ये लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले ये न्यूट्रल बॉडी थी, अब ये पॉजिटिव हो गई। अभी न्यूट्रल थी तो अभी ये नेगेटिव हो गई। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नीशियम एटम है। हर बॉडी एटम या कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, तो हम बिल्कुल बेसिक में चले जाते हैं। ये एक मैग्नीशियम का एटम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक, 12 का मतलब इसके ऊपर प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है। अब देखो, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहाँ से आया वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पे नंबर पे फोकस करो। अगर हाँ, मैग्नीशियम क्या करता है, अपने मान लेते हैं इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। अब होगा क्या? प्रोटॉन जो इसके सेंटर में है, इसके न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो 12 ही रहेंगे, तो इसके ऊपर जो है, ठीक। पर इलेक्ट्रॉन जो पहले 12 थे, दो चले गए हैं, तो बचेंगे कितने? 10। अब यहाँ पे इनको देखो, अगर इनको ऐड भी करेंगे
तो यहाँ पे जो इनका नेट निकल के आएगा वो आएगा +2। मतलब मैग्नीशियम के ऊपर जो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +2। इसलिए आपने देखा होगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं इसी से, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको कह सकते हैं +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, +2 का मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब डोमिनेट क्या कर रहा है, जो इसका प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के ऊपर दो चार्ज है वो एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए बॉडी बिहेव करेगी +2 चार्ज की तरह। ठीक है, +2। उसी तरह हमने देखा है क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक जो क्लोरीन का एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता है तो ये बन जाता है Cl-। ठीक है, नेगेटिव का मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्स्ट्रा है। नॉर्मली क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं 17 और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके पास 17। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसके पास प्रोटॉन अभी भी इसके पास प्लस के 17 ही है और इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए हैं, पहले 17 थे तो 18। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक, चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही दिखाना पड़ता है। वैसे हमको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम यहाँ पे चार्ज की यूनिट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर दो सेम चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। अगर उनको पास में लाओगे तो रिपेल करना शुरू कर देगी, जैसे आपने मैग्नेटिक के केस में देखा होगा। दो मैग्नेट को अगर पास लाते हैं, अगर उनका सेम पोल होता है तो रिपेल करती हैं, सेम चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं अगर अपोजिट चार्ज लेके आओगे तो अट्रैक्ट करेगी। सीधी सी बात है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी कमी है, तो ये अट्रैक्ट क्यों करेगी, तो रिपेल ही करेगी ना, ताकि दूसरी बॉडी इसके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना छीन ले। उसी तरह इसके पास कमी है, इसके पास एक्सेस में है, तो कंपैटिबिलिटी बन गई ना यहाँ पे, तो ये अट्रैक्ट कर सकती है। ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी कि शायद ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पे बात ज़रूरत की है, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी ही। क्यों, क्योंकि इनके पास तो ज़रूरत है और यहाँ पे एक के पास ज़्यादा है इसके पास कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये ज़रूरत की वजह से ही सारे फोर्स फील्ड जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम, ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही होती है कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये बॉडी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगी। जो भी इसके आसपास चार्ज होगा, अगर वो चार्ज इसके जैसा है तो उसको तो रिपेल ही करेगी, ताकि इसके और इलेक्ट्रॉन लूज ना हो जाए। और कोई अगर अपोजिट चार्ज है तो उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। हो सकता है कि इसको इलेक्ट्रॉन वापस से मिल जाए। तो हर बॉडी चाहती है अपने आप को स्टेबल करना। ठीक है, तो जितने भी इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं अनस्टेबल ही हमने कर दी है। ठीक है, पूरी तरह नहीं कह सकते, पर हाँ ये कह सकते हैं कि जो उसके अंदर ये सब चीज़ें आई हैं, न्यूट्रल बॉडी ना तो किसी को अट्रैक्ट करती है ना किसी को रिपेल करती है, पर जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज देते हैं तो वो अट्रैक्ट और रिपेल करना शुरू कर देती है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, दो टाइप के मटेरियल होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मोटे मोटे तौर पे। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर। तीसरे ये दोनों एक ही है, तो जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो इंसुलेटर ही होते हैं, वो हम अभी देखते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सके। इसका क्या मतलब है समझो। मान लेते एक चार्ज बॉडी यहाँ पे है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं एक वायर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वायर के अंदर से फ्लो होना शुरू कर देंगे, मतलब चार्ज जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू हो गया है। ये एक मेटालिक वायर है, मतलब ये जो है ये कंडक्टर है। ठीक है, ये बॉडी हो सकता है कि कंडक्टर ना हो, पर ये जो बीच में बॉडी मैंने लगाई है ये कंडक्टर है, तो ये चार्ज को फ्लो कर सकती है। तो हम क्या देखेंगे, कुछ ही देर में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंसुलेटर की। अगर बॉडी इंसुलेटर है, मतलब ये तो कुछ भी बॉडी हो सकती है, चार्ज या ये कंडक्टर या इंसुलेटर, पर इन दोनों के बीच में अगर मैं एक इंसुलेटर बॉडी लगाता हूँ, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया या प्लास्टिक हो गया, तो ये यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा और ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल ही बनी रहेगी, इधर से चार्ज इधर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर है, तो ये कोई भी चार्ज को फ्लो नहीं करता, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। उसी तरह यहाँ पे जो कंडक्टर होता है वो होता है जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। फिर आते हैं बात डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक, अब ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट कंडक्टिंग। मतलब यहाँ पे चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, पर ये क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये चार्ज इससे बाहर तो नहीं आएगा, पर इस वाले किनारे पे, इस वाले एज पे आ जाएगा। तो ये एक तरह से फोर्स तो लगा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो शो कर सकते हैं, पर हाँ ये है कि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरे यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे एक तरह से दो पोल बन गए हैं। हाँ, ये नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, ये ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चार्ज इधर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। हाँ, चार्ज इससे बाहर नहीं आएगा, बस ये वाली पोजीशन बनी रहेगी। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो है कि इसने कुछ पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और कुछ नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया है। तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही तो इसने ट्रांसमिट किया है, पर एक्चुअल यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा जैसे इसमें हो रहा था। तो ये सब डाइलेक्ट्रिक कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो बच्चों, चार्जिंग कैसे की जा सकती है। अब तक तो हमने पढ़ा है, ठीक है, आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करो या गेन करो, पर कैसे, इसका क्या मेथड होता है। 3 तरीके इसके होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका क्या मतलब है, समझो। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, और एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं एक न्यूट्रल बॉडी को इसके टच करूं लाके, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो होना शुरू कर देंगे और कुछ देर में इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो ये बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी अब क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो अगर मैं इसको अलग रखूँगा तो ये बॉडी अलग भी हो जाएगी। इसको टच कराने के बाद अगर मैं इस बॉडी को, ये बॉडी मान लेते ए हो गई, ये बी, अगर मैं बी बॉडी को अलग भी रखूँ तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो पहले ये न्यूट्रल थी पर अब ये चार्ज हो गई है। दूसरा, ये बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है। अगर मैं इनको वायर से कनेक्ट करूँ, एक मेटालिक वायर है जिससे मैंने इनको कनेक्ट किया, जैसा कि मैंने अभी देखा था, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस वायर के अंदर से। तो धीरे धीरे इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। एक बात ध्यान रखो, अगर ये दोनों बॉडी सेम है, सेम मटेरियल की बनी हुई है और सेम ही इनका शेप और साइज है, तो दोनों आधा आधा चार्ज को बांट लेगी। हाँ, अगर इनका साइज अलग अलग है या मटेरियल प्रॉपर्टी अलग है तो फिर इक्वल चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्कुल सेम है तो आधा आधा चार्ज इनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन करना, चार्ज को डायरेक्ट टच करके या वायर से कनेक्ट करके कर देना। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, पर बिना टच किए ही आप ला सकते हो। मान लेते मेटालिक एक बोल है और एक लकड़ी का स्टैंड है, ताकि चार्ज नीचे ना जाए। ठीक है, अब इसके पास अगला स्टेप ये है, मैं इसके पास एक ले आता हूँ एक पतली सी एक रोड। ठीक है, अब मान लेते इस रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इनको टच नहीं किया है, तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो चार्ज है पॉजिटिव वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो दो पोल यहाँ पे बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है। हमारी वो मेटेलिक रोड है ये,
और इसके ऊपर चार्ज है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अभी हमको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में आ चुका है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं कि इसको यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है, जब भी कोई चीज़ अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसका सारा चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। अर्थ को हमने बहुत बड़ा कंडक्टर माना है, अर्थ सारे चार्ज को पी जाती है। ठीक है, अब ये वाला जो यहाँ पे एरिया है वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं बचेगा क्योंकि इसका सारा चार्ज तो अर्थ में चला गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम इस रोड को भी हटा लेते हैं और इस पर सिर्फ बचेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और क्योंकि ये मेटालिक बॉल है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को, अच्छा देखो अभी ये नहीं करते हैं, अभी सिर्फ लेफ्ट में ये रखते हैं। ठीक है, नेगेटिव, और ये हमारी जो रोड यहाँ पे बनी हुई थी इसको अभी यहाँ पे ही रख देते हैं। तो ये वाली कंडीशन अभी बन गई है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस रोड को हटा लेते हैं, और रोड को हटा लेंगे क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज था। अच्छा अभी हम यहाँ पे लगाए रखते हैं। ठीक, तो अब जो इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा जिसको ये यूनिफॉर्मली अपनी पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। क्योंकि मेटल है, मेटल की खास प्रॉपर्टी होती है जो भी चार्ज इसको दिया जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अपनी सरफेस के ऊपर कर लेता है। कहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी थी और ये अब ये चार्ज हो गई है बिना हमने टच किए। ठीक है, तो ये एक तरह से, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, लालच दिया हमने पहले, तो इधर से चार्ज दिया तो लालच में इधर आ गया, और दूसरी तरफ से इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो हमने गायब कर दिया, अर्थ को दे दिया। ठीक है, धोखा दे के एक बार इसको इधर से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया और पीछे से इसका चार्ज चुरा लिया है। तो अब इसका पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया है, तो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज ही इसके ऊपर बना। एक ये मेथड है। फिर आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, वो हम पढ़ते हैं तीसरा। जो तीसरा मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन, रब करके। ठीक है, दो बॉडी को रब करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है और एक लूज होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी लूज बॉडी के इलेक्ट्रॉन ले लेती है, सीधी सी बात है, हर जगह प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर से चीज़ें ले लेता है। ठीक है, तो दो बॉडी को रब करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे लो वर्क फंक्शन। लो वर्क फंक्शन को मानो कमज़ोर जो बॉडी है जिसके इलेक्ट्रॉन काफ़ी लूजली बंधे हुए हैं, बाउंड है, टू हायर वर्क फंक्शन। जिस बॉडी के जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं लो से हायर की तरफ। ठीक है, वर्क फंक्शन का मतलब ही होता है जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे बॉन्डिंग को ही वर्क फंक्शन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट किए गए, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे वैसे हमें पता चला था कि चार्ज दो टाइप का होता है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि एक कम है एक ज़्यादा है, बस वो दो अपोजिट चीज़ को दिखाने का तरीका है बस। हमने एक सिल्क का क्लॉथ लिया, एक कपड़ा है रुमाल टाइप का, और एक यहाँ पे ग्लास रोड है, दोनों का आपस में रब किया। रब करने पे हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रोड से सिल्क की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिल्क का जो वर्क फंक्शन है या सिल्क के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड है और ग्लास के कम होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क की तरफ चले गए, दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर नेगेटिव। हमेशा याद रखना, जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही इसके ऊपर होगा। अगर दो बॉडी में चार्ज इंड्यूस हुआ है तो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होता है। हाँ, साइन अलग होते हैं पर वैल्यू बराबर ही होती है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकलेंगे तो इसी के ऊपर जाएंगे, बीच में कहीं पे ऐसे हवा में नहीं रहते। ठीक है, उसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, सिल्क की जो वो है हमारा कपड़ा, उसको इबेनाइट रोड एक टाइप का मटेरियल होता है उसके साथ रब किया। देखा गया कि जो हमारी इबोनाइट रोड होती है वो नेगेटिव चार्ज आ गई है और ये पॉजिटिव चार्ज आ गई है। ठीक है, ये वैसे हमने बाद में अपनी तरफ से जूम किया कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हुए होंगे, जो सिल्क क्लॉथ है उससे इबोनाइट की तरफ, क्योंकि इबोनाइट का जो वर्क फंक्शन होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं, सिल्क से भी टाइट। अगर हम इन दोनों रोड को, इधर हमने ग्लास रोड है और इधर हमारी इबोनाइट है, पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम इनको टच कर देंगे तो ये समझ लेना इनका चार्ज गायब हो जाएगा टच करते ही, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इनके पास है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर सकते हैं अगर क्वांटिटी सेम है तो। ठीक है, इसको अगर 5 की ज़रूरत है और उसके पास 5 एक्स्ट्रा है तब ये न्यूट्रल कर देंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, नेट चार्ज बच जाएगा। तो 3 मेथड होते हैं,
बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज अगर एक बॉडी है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका क्या कैरेक्टर होता है, क्या खास बात उसके अंदर आ जाती है। अब देखो बच्चों, तीन टाइप की प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। अब देखो बच्चों, एक हमारे पास बॉडी है और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, तीन मेथड जो हमने भी पढ़े थे। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस बॉडी के ऊपर नेट कितना चार्ज है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कहते हैं जो नेट चार्ज हम किसी बॉडी के ऊपर निकालते हैं, क्यू, क्यू जो है इसके ऊपर लगने टोटल चार्ज है। ठीक है, इसको कह सकते हैं टोटल चार्ज, कह सकते हैं नेट चार्ज। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है एन ई। एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लेता हूं इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एन जो है हमेशा कंप्लीट नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो पूरा ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। वो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन को कभी आधा किया ही नहीं जा सकता। आज तक तो इलेक्ट्रॉन का यही नहीं पता कि वो पार्टिकल है या वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम यही मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन पूरा ही ट्रांसफर होगा किसी बॉडी के ऊपर, आधा नहीं होता कभी भी, कोई डेसिमल में नहीं होता। मान लेते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए वो हो गए 10⁻⁴, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 16 या 19 ही मान लेते हैं, आसान रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, एक के पीछे 19 जीरो आप लगा दो, उस टाइप से। ठीक है, तो कितना चार्ज इस बॉडी पे अब आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो 10⁻⁹ और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ ये कट, तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.6 कूलाम। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ गया है। ठीक है, ऐसे हम नेट चार्ज को कैलकुलेट करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। दूसरा आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा चार्ज है, अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग टाइप के चार्ज रखे हुए हैं, तो उसका नेट चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों समझो, एक बॉडी है, इसके इस कॉर्नर पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर -1 माइक्रोकूलम चार्ज है और बीच में -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। और ये चार्ज क्योंकि मूव नहीं करेंगे, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। पर इस पूरी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो पूरी बॉडी है ये अपने एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाएगी वो इसके नेट चार्ज की वजह से ही आएगा। ठीक है, तो जो नेट चार्ज होता है वो हमको क्या करना है, एल्जेब्रिक सम, नॉर्मली इन सबको ऐड कर देना है इनके चार्ज के साथ। तो यहाँ पे प्लस के 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे लेना है -3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे प्लस हो गया तो -2 माइक्रोकूलम आंसर आ गया। तो ये जो बॉडी है ये आसपास जो भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या पोटेंशियल शो करेगी वो इस चार्ज के अकॉर्डिंग करेगी। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए नहीं, जो ओवरऑल जो नेट चार्ज इसके ऊपर आया है। इसको एग्जांपल से समझो, मान लेते गाड़ी है या एक बॉक्स है। ठीक है, अब दो लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहा है 10 न्यूटन इधर से और एक लगा रहा है 5 न्यूटन। ठीक, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं 15 न्यूटन और दूसरा लगा रहा है इधर से 3 न्यूटन। ठीक, अब ओवरऑल जो उसका नेट आएगा वो कितना आएगा, इधर से कितना लग रहा है, अगर मान लेते हैं मैं ले लूँ तो 15, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ कितना जा रहा है 18, तो आंसर कितना आ जाएगा -3 न्यूटन, मतलब लेफ्ट की तरफ 3 न्यूटन फोर्स लगेगा जो नेट फोर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, सेम उसी तरह यह हमने कैलकुलेट किया है। तो जो इस बॉडी की मोशन जो भी कैलकुलेट करोगे आप नेट फोर्स के अकॉर्डिंग तो करोगे, उसी तरह जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन की जाएंगी सारी वो नेट चार्ज को देख के ही की जाती है। ठीक है, अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो टोटल चार्ज है कि बॉडी का किसी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब सिस्टम के बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, सिस्टम के बाहर से अंदर भी कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी होना है वो सिस्टम के अंदर ही होना है, वो सब कुछ उसके अंदर ही रहेगा।
तो जो चार्ज होता है, जो रिएक्शन होने से पहले चार्ज था और रिएक्शन होने के बाद जो चार्ज होगा, कोई भी एक्शन रिएक्शन हो, वो हमेशा सेम ही रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फोटोन है, ठीक है। तो फोटोन को दिखाया जाता है गामा रे, ठीक है। ये गामा रे है, गामा रे, ठीक है। अब जो गामा रे होती है, वो जो फोटोन हमारा है, गामा रे फोटोन कहते हैं इसको, वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, ठीक है। एक होता है ई प्लस और एक होता है ई नेगेटिव। इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस रिएक्शन को वैसे पेयर प्रोडक्शन भी हम कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। अब देखो, नेट चार्ज गामा रे या फोटोन के ऊपर जो चार्ज होता है शुरू में, वो कितना होता है? इनिशियल जो चार्ज होता है वो 0 है, और फाइनल चार्ज की अगर बात करूं, इन दोनों के चार्ज को ऐड करूं तो प्लस ई माइनस ई, ये भी कितना आ जाएगा? 0। तो इनिशियल और फाइनल सेम ही रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया था, अभी मैं एग्जांपल से जो हमने बताया था समझो। मान लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं आइसोलेटेड सिस्टम में किए गए हैं। तो मान लेते हैं अभी तो न्यूट्रल थी, तो जैसे हमने इनको रब किया तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जितना चार्ज इस पे आया है उसके अपोजिट चार्ज इस पे आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो, इस पे अगर मान लेते हैं +5 माइक्रोकुलाम चार्ज आया है, तो इस पे -5 माइक्रोकुलाम चार्ज ही आएगा। ओवरऑल जो पहले भी इनका टोटल चार्ज 0 था, इन दोनों को ऐड करोगे तो तब भी टोटल चार्ज 0 ही आएगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी के साथ यही थी चार्ज की थ्योरी। अब हमें अगली वीडियो में शुरू करना है कूलाम्स लॉ। जितना भी ये अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहे हैं उसको कैलकुलेट सबसे पहले कूलाम ने ही किया था। तो अब से यहाँ पे ये थ्योरी पार्ट था, अब हमें इसको कैलकुलेटिव पार्ट करना है, फोर्स वगैरह को कैलकुलेट करना है। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछो, जल्द से जल्द आपका हम डाउट दूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।